हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ असाइनमेंट क्वेश्चन क्लास 12 अकाउंटेंसी। है ना। ये आपके पार्टनरशिप का चैप्टर है, तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मैंने ये रेडी किया है। तो आप इसको अच्छे से शुरू से लेके अंत तक, है ना, आप इसको अच्छे से सुनेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहला है आपका क्वेश्चन, साझेदारी फर्म में कोई नया साझेदार कब प्रवेश प्राप्त कर सकता है, इस प्रवेश के क्या प्रभाव होते हैं। अब देखो, साझेदारी नए साझेदार का प्रवेश भारतीय साझे अधिनियम 1932, ठीक है, की धारा 31 उपधारा 1 के अनुसार कोई भी नया व्यक्ति साझेदार कोई भी नया साझेदार तब तक साझेदारी में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि सभी साझेदारों में आपस में संबंध में उनकी सहमति ना हो कि हम एक नया साझेदार को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। ठीक है। सारे पार्टनर्स जो होंगे आपके, वो जब तक उनके बीच सहमति नहीं होगी कि किसी न्यू पार्टनर को एडमिशन देना है ना, तब तक नहीं बन सकता है। ठीक। आप देखिए, फिर है आपका नए साझेदार के प्रवेश के प्रभाव क्या होते हैं। सबसे पहले नए साझेदार का अस्तित्व में आना। देखिए, जब नए साझेदार का प्रवेश के परिणाम स्वरूप, जब नया साझेदार प्रवेश करेगा तो उसके परिणाम स्वरूप जो पुरानी साझेदारी है ना, वो क्या होता है, उसका अंत हो जाता है। मतलब अस्तित्व में नई साझेदारी अस्तित्व में आ जाती है और पर फर्म ऐसी स्थिति में जारी रहती है। ठीक है, मतलब जारी ही रहती है। जो नया पार्टनर आता है उसके साथ क्या होता है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो लेके आता है, जो गुडविल, ये सारी चीज़ों के कारण क्या होता है, वो नए ऐसी स्थिति में जारी रहती है। फिर है लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन। अब देखो, फर्म के भविष्य में लाभों में नए साझेदार को निश्चित हिस्सा प्राप्त होता है। अब फर्म के जो भविष्य के लाभ है उसमें नए साझेदार को क्या होता है, निश्चित हिस्सा प्राप्त होता है। तथा जो पुराने साझेदारी का लाभांश अनुपात क्या होगा, परिवर्तित होगा, क्योंकि वो क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे न्यू पार्टनर्स के लिए, जो पुराने पार्टनर्स हैं वो। फिर है आपका पूंजी में अंशदान। अब जो नए साझेदार जो है निर्धारित नई फर्म में पूंजी के भाग के रूप में लाता है। मतलब ये है आपका कि जो नया साझेदार रहता है वो निर्धारित क्या होता है, कैपिटल वो लेके पूंजी के रूप में आता है। फिर है आपका समायोजन। साझेदार में नए साझेदार के प्रवेश के समय चिट्ठे में दर्शाए गए संचय, संचित कोष, लाभांश आदि का समायोजन किया जाता है। अब देखिए, नए साझेदार के प्रवेश के समय क्या होता है, बैलेंस शीट में आपके संचय, संचित कोष, लाभांश, इन सभी चीज़ों का क्या किया जाता है, समायोजन किया जाता है। फिर है फर्म की संपत्तियों में अधिकार। नए साझेदार का फर्म की संपत्तियों में अधिकार प्राप्त हो जाता है। फर्म के दायित्व में भागीदारी। अब फर्म के दायित्व में भी नए प्रवेश, है ना, नए प्रवेश पाने वाले साझेदार की भागीदारी रहती है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 2, साझेदारी फर्म के विघटन के विभिन्न तरीके। अब देखो, साझेदारी फर्म के विघटन के तरीके हैं। एक होता है समझौते द्वारा समापन। ये क्या है, जितने ही पार्टनर्स हैं आपस में समझौता कर लेंगे कि अब हमको क्या करना है, समापन करना है साझेदारी का। तो ये होता है समझौते द्वारा समापन। फिर होता है आपका ऐच्छिक या सूचना देकर। जब साझेदारी ऐच्छिक हो, है ना, मतलब हम कभी भी उनके बीच रहेगा कि हम कभी समाप्त कर सकते हैं, तो ऐसी दशा में कोई भी साझेदार दूसरे साझेदारों को फर्म समाप्त करने की अपनी इच्छा की लिखित सूचना देकर फर्म को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। फिर न्यायालय द्वारा फर्म समापन। किसी साझेदार द्वारा वास्त प्रस्तुत करने की दशा में न्यायालय निम्न परिस्थितियों में फर्म के विघटन या समापन का आदेश दे सकता है। न्यायालय द्वारा समापन में क्या होगा, किसी साझेदार द्वारा वाद प्रस्तुत करने की दशा में या न्यायालय में भिन्न परिस्थितियां हैं ना, उसकी परिस्थितियां हैं जो आप रूल में देख लेंगे, तो फर्म के विघटन या समापन का आदेश दे सकती है। न्यायालय द्वारा समापन ये भी होता है कि संख्या, है ना, जो संख्या में कमी होगी पार्टनर्स की, और बहुत सारी चीज़ें आएंगी उसके अंतर्गत आपकी। फिर है आपका साझेदारों का पागल होना। यदि कोई साझेदार पागल हो जाता है और ऐसे साझेदार का कोई हितैषी या अन्य कोई साझेदार न्यायालय को सूचित करता है, ठीक है, क्या करेगा, कोई और पार्टनर या जो हितैषी होगा, जिनका हित होगा बिजनेस में, वो क्या करता है, कोई साझेदार न्यायालय को सूचित करता है, तो न्यायालय फर्म के समापन का आदेश दे सकती है। फिर है व्यापार में हानि। यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि व्यवसाय जो है निरंतर हानि में ही चलेगा,
तो न्यायालय के फर्म को समापन का आदेश दे सकता है। फिर है अनिवार्य समापन। किसी फर्म का अनिवार्य समापन या विघटन निम्न परिस्थितियों में हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला अनिवार्य समापन कब होगा? जब सभी साझेदार को छोड़कर एक साझेदार शेष जब सभी साझेदार या एक साझेदार को छोड़कर शेष साझेदार हो जो दिवालिया हो जाए। फिर है आपका जब कोई ऐसी घटना होती है जिसके फलस्वरूप फर्म के व्यवसाय का संचालन क्या होता है? अवैध हो जाता है। जैसे आपका जब साझेदारी की संख्या 20 से अधिक और बैंकिंग व्यवसाय में 10 से अधिक हो जाती है। फिर है आपका एक क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड, ये है एक्स और वाई। एक साझेदारी फर्म के साझेदार हैं जो लाभ हानि 3:1 में बांटते हैं। 2017 को इनका बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है। बैलेंस शीट में दिया हुआ है क्रेडिटर्स, इनका कैपिटल, कैश है ना, सॉरी रोकड़, प्राप्य पत्र, देनदार, स्कंद, फर्नीचर, भवन। देखो एडजस्टमेंट दिया है नीचे। जेड को निम्नलिखित शर्तों पर प्रवेश देते हैं। 1/5 के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रवेश दे रहे हैं और वो 5500 रुपये की पूंजी के लाएगा। ठीक है, फिर है ख्याति हेतु 2000 रुपये नगद लाएगा। स्कंद एवं फर्नीचर का मूल्यांकन 10% कम करना है। देनदारों पर संश्रुति करना है 5%। भवन का मूल्य 20% बढ़ाना है। पुनर्मूल्यांकन खाता व साझेदारी खाता बनाइए। अब देखिए, जब कोई भी नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो फर्म का पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। तो सबसे पहले पुनर्मूल्यांकन खाता हम लोग क्या करते हैं इसमें? सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, है ना, जो हमारे एसेट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं तो हम क्या करते हैं? उनको क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, और जो एसेट्स हमारे क्या हुआ, डिक्रीज हुए, उनको हम किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। तो देखो स्कंद एवं फर्नीचर का मूल्य 10% कम करना है तो इसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। स्कंद 1000, फर्नीचर 10,000। अब 10% कम करना है, मतलब 1000 का 10% कितना हो जाएगा? 100। फर्नीचर 1000 है ना, और डेटर्स पे 5% संचय। डेटर्स कितने का है आपका? ये है आपका 8000। तो 8×5 = 40, ये 400 रुपये हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर है सबसे पहले हम लिखेंगे भवन को क्या करना है? 20% बढ़ाना है। भवन कितने का है हमारा? 12,500। उसका 20% निकालेंगे तो 2500 रुपये आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? बैलेंस निकालेंगे। हमारा बैलेंस डेबिट साइड आएगा। फिर जो रेशियो है इनका, है ना, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका रेशियो कितना है? 3:1। तो हम क्या करेंगे? 3:1 में जो आया है उसको हम बांट देंगे। ठीक है, प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? 3:1 में बांट देंगे। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं? बैलेंस लेके आते हैं। तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड शेष लाया गया कैपिटल लेके आएंगे। तो एक्स और वाई का कैपिटल कितना है? एक्स का कैपिटल आपको दिया हुआ है, देखो 17,000 रुपये। वाई का कैपिटल आपको दिया है 5500 रुपये की। 55,000 है। प्रिंट मिस्टेक होगा यहाँ पे, आप लोग देख लेंगे जैसा भी है। ठीक है, 5500 रुपये होना चाहिए या, ठीक है, आपका सॉरी 55,000 होना चाहिए। फिर हो जाएगा आपका रोकड़ खाता। कैश कितना लेके आया था? जेड कॉलम में शेष कितना दिखा रहा है? 5500 रुपये का, क्योंकि वो 5500 रुपये क्या किया था? लेके आया था। फिर है आपका पुनर्मूल्यांकन खाते का, है ना, जो एक्स और वाई का आया था उसको लिख लेंगे। फिर गुडविल ख्याति के लिए कितना था? 2000 रुपये नगद लाया गया था। ठीक है, इसको आप देखेंगे, लिख लेंगे इसको। 2000 रुपये में देखो वो क्या किया है, इतना दोनों का हिस्सा निकाल लेंगे। ठीक है, जो गुडविल लेके आया है उसमें एक्स और वाई का। फिर हम क्या करेंगे? बैलेंस निकालेंगे। तो बैलेंस निकालेंगे तो ये बैलेंस हमारा आ गया। बैलेंस निकाल लोगे आप लोग, देख लोगे। ठीक है,
धन्यवाद आप सभी को।